Question number 5.15, that is how Newton's law of gravitation help in understanding the motion of satellite. So किस तरह न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हेल्प आउट कर रहे हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट्स की मोशन है उनको स्टडी किया जा सके, उनको अंडरस्टैंड किया जा सके. सो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F = G(m)m/r². ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या हेल्प आउट मिल सकती है कि हम मोशन ऑफ सैटेलाइट को स्टडी कर रहे हैं. अब मोशन ऑफ सैटेलाइट में हो क्या रहा है कि अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. सो मैस 1 मैस 2, अब ये दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोड्यूस हो रही है. एंड इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी प्रेजेंट है. ठीक है, आर भी कोई ना कोई प्रेजेंट है, स्मॉल आर, जिसकी वजह से ये हमें पता चलता है कि सैटेलाइट भी जो मूव कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, दैट इज़ बिकॉज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग दो मैसेज भी हमारे पास प्रेजेंट है जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है. हर यूनिवर्स की बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिसकी वजह से उसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट है. और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी कोई ना कोई मौजूद है क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इज़ कैपिटल आर. ठीक है, कैपिटल आर है और यहाँ से हाइट जो है सैटेलाइट तक की दैट इज़ एच, एंड कलेक्टिवली जो इनको कहते हैं r+h. सो r+h जो हमें दे रहा है यही हमें हेल्प आउट कर रहा है कि हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट को. द नेक्स्ट इज 5.16 and it is the speed on which factor the orbital speed of satellite depends. तो अब हमने बताना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है या ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है. तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हमें बता रही है कि F = G(m)m/r². यहाँ पे हमने कैपिटल M इसलिए लिया है क्योंकि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, जो एक मास हमारे पास है दैट इज़ द मास ऑफ अर्थ. तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ रही है यहाँ पे दैट इज़ द फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से कि अर्थ के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट तो इन दोनों के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स है. अब अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उस वजह से बॉडी मूव भी कर पा रही है. ठीक है, और वो फोर्स उसको टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है और इसी फोर्स की वजह से बॉडी स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व पाथ में मूव कर पा रही है. सो जो हमारे पास दूसरी फोर्स होगी दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज़ mv²/r. तो ये दोनों फोर्सेस मिलके सैटेलाइट को मूव करने में हेल्प आउट कर रही हैं और सैटेलाइट को अपनी जगह पे ही रिवॉल्व करने में हेल्प आउट कर रही हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई, सो हमारे पास राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी एंड इट इज़ G(m)m/r². यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड पे m प्रेजेंट है, कैंसिल आउट हो सकता है. अब हम रीअरेंज करेंगे फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट. सो v² = G(m)r/r². सो एक r से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास जो बचेगा दैट इज़ v² = G(m)/r. अब हमें क्या चाहिए, जिस सिंगल v की वैल्यू चाहिए और हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है v का स्क्वायर. सो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास बचेगा v = G(m)r. सो इससे इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो डिपेंड कर रही है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट भी आएगा. मास ऑफ अर्थ के अर्थ का मास कितना है डिवाइडेड बाय अर्थ का अपना रेडियस और जितनी हाइट पे जो दूसरा सैटेलाइट मौजूद है उनका कलेक्टिवली जो डिस्टेंस है उस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. सो वेलोसिटी इज डिपेंडिंग, v depends on value of capital G
ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, एंड ऑल्सो द रेडियस जो है दोनों के दरमियान के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब जो हम लोगों ने अपने आर्टिकल में पढ़ा था, मोशन ऑफ सैटेलाइट को निकाला था, उसमें भी हमने वेलोसिटी मेंशन की थी, बट वहाँ पे हमने फॉर्मूला जो निकाला था दैट वाज स्मॉल जी आर। ठीक है, ये भी हमारे पास वेलोसिटी फाइंड आउट करने का ही फॉर्मूला था, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेकिन इसमें हमें क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस चेंज होता जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं आ पा रही, इनको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। जबकि हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स मौजूद हैं, इसमें हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, यहाँ पे आप मास ऑफ अर्थ के लिए ME भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड रेडियस जो है, जस्ट हमें हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अर्थ से सैटेलाइट कितनी हाइट पे है, और हम इजीली पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो है, इसमें R+H था, इसमें हमें हर फैक्टर ही फाइंड आउट तकरीबन करना पड़ेगा, G भी फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड H भी, तो वो हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। इसलिए हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करें, दोनों यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिकली क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जब लग रही होती है बॉडी पे वो इक्वल हो जाती है बॉडी के वेट के। सो ये सारी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को इक्वलाइज कर रही हैं, और वहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़, वेलोसिटी की भी और बाकी भी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस फैक्टर से फाइंड आउट किया, ताकि हमें जो हमें फाइंड आउट करनी पड़े वैल्यूज़, वो कम से कम फाइंड आउट करनी पड़े। द नेक्स्ट one and the last one is 5.17. 5.7 is why communication satellite are stationed at stationary orbit. सो हमें इसमें पूछा गया है कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उन्हीं में ही क्यों उनको रखा जाता है सैटेलाइट्स को स्टेशनरी फॉर्म में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी हम उनको कहते हैं जो कि अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होके मूव कर सकें। ठीक है, रिवॉल्व कर सकें बाय द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या मतलब है कि अगर अर्थ इस साइड पे है तो सैटेलाइट भी इसी साइड पे हो। ठीक है, ये ए फेस है और ये इसका ए फेस है, सैटेलाइट का ए फेस एंड अर्थ का ए फेस। इसने स्पिनिंग मोशन की, ठीक है, एंड ये भी रिवॉल्व करता हुआ अपने ऑर्बिट में आगे को मूव किया, तो ए पॉइंट इसका एंड अर्थ का ए पॉइंट फिर आगे सेम पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो इस जब सेम डायरेक्शन में और उनका सेम फेसेस एक दूसरे के सामने रहेंगे, इट मीन्स उनमें सिंक्रोनाइजेशन है, और वो अकॉर्डिंग टू द अर्थ, क्योंकि वो अपने चेंज ही नहीं हो रहे उनके फेसेस, तो वो स्टेशनरी हैं। तो यही हमें बताना है कि वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर स्टेशन एट स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी उन्हीं पॉइंट पे क्यों रखा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को। सो इट आंसर इज कि सैटेलाइट इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रिमेन ऑल द टाइम एट द सेम फेसेस। ठीक है, उनका जो सेम फेस एक दूसरे के सामने रहता है, अर्थ का वही फेस हर टाइम सैटेलाइट के सामने रहता है। और जब हमारे पास डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इट मींस रिसीवर्स जो हैं, ये जो हमने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस बनाए हुए हैं प्रेजेंट ऑन द अर्थ, उनको ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा, उनको अपने एंटीनास की रोटेशन नहीं करनी पड़ेगी बार बार सिग्नल को कैच आउट करने के लिए। ठीक है, सो द सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, द सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वो रिमेन at same part of earth, same part of earth, so it is convenient to detect the signals from satellites.
सैटेलाइट्स के लिए इजी हो जाएगा सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह जब वो भेजेंगे तो बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे। लाइक अगर यहाँ पे फेस ए है एंड अर्थ का भी ये फेस ए ही है, सो यहाँ से जो सिग्नल ऊपर गए एंड वो सिग्नल वापस उसी जगह पे आए, तो यहाँ पे एंटीना को ज़्यादा रोटेट नहीं करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर ये सैटेलाइट मूव करके इधर चला जाए एंड अर्थ का ए पॉइंट इधर हो, तो पॉइंट यहाँ पे था जहाँ पे हमने डिटेक्ट करना था, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन था। सो यहाँ से इस तरह जाने में एंड अगेन सेंड करने में हर टाइम पे एंटीनास को, यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए एंटीनास लगे हैं उनको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। सो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हमारे पास जो फेस ऑफ अर्थ है वो सेम रहे टुवर्ड्स द फेस ऑफ सैटेलाइट, ताकि वो सिंक्रोनाइजेशन कर सके। और अगर सिंक्रोनाइजेशन ज़्यादा अच्छी होगी तभी हमारे पास जो कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छी तरह हो सकेगी। इसीलिए जो कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही उनको स्टेशनरी रखा जाता है।